डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 7वां लेक्चर है। चैप्टर हमारा चल रहा था गैसेस एक्सचेंज, और इसमें से आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी तनफ़ुस का तरीक़ाकार, यानी ये जो हम सांस लेते हैं और सांस खारिज कर रहे होते हैं, इसका बेसिक तरीक़ाकार क्या होता है। अगर याद हो तो जब हमने ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, उस इंट्रोडक्शन में हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। ब्रीथिंग हमने पढ़ा था, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल टेक इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानवर सांस को अपने जिस्म में लेकर जाता है, यानी सांस के जरिए से हवा को अपने जिस्म में लेकर जाता है ताकि ऑक्सीजन को हासिल कर सके, और फिर सांस को खारिज करता है ताकि जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सके। वो ब्रीथिंग था, ठीक है। तो आज उसी को एक और डेफिनेशन उसकी मेंशन की हुई है। ब्रीथिंग उन्होंने कहा फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज। वो कहते हैं गैसों के तबादले के लिए जिसमें होने वाली जो फिजिकल हरकत है उनको ब्रीथिंग का नाम देते हैं। यानी हम सांस को जिस्म में दाखिल करने या जिस्म को खारिज करने के लिए जो जो फिजिकल हरकत कर रहे होते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर तभी तौर पर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको भी ब्रीथिंग का नाम देंगे। जनरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इट कन्फाइंड ऑन 2 फेजेस। इसके 2 मरहले होते हैं। अमूमी तौर पर वो कहते हैं तनफ़ुस 2 मराहिल में कंप्लीट हो रहा होता है। वो 2 मरहले कौन कौन से हैं? एक मरहले को नाम दिया इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, दूसरे को नाम दिया एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। यानी इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, दूसरे को एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन का नाम देंगे। तो फर्स्टली हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। यानी इनहेलेशन, जब हम सांस को अपने जिस्म के अंदर लेकर जा रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कौन सी फिजिकल तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो वो फिजिकल तब्दीलियों में से सबसे पहले नंबर पर पहला जो पॉइंट है वो है रिब्स मसल की हवाले से जो चेंज आ रही होती है। रिब्स मसल वगैरह जब हम सांस को इनहेल कर रहे होते हैं, यानी व्हेन वी इनहेल एयर देन आवर रिब्स मसल, हमारे जो पसलियों के जो मसल्स हैं लंग्स के ऊपर पसलियों के, हमने पढ़े थे चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड रिब मसल यानी इंटरकॉस्टल मसल। तो वो कहते हैं उन पसलियों की हड्डियों के दरमियान में जो रिब मसल होते हैं दे कंट्रैक्ट। यानी पहली फिजिकल चेंज जो आ रही होती है इनहेलेशन के दौरान वो क्या होता है, रिब मसल्स कंट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ने से दे रेस्ट, ये ऊपर की जानिब उठ जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, ये मेरी फिंगर को समझ लो कि ये रिब्स बोन है, इनके दरमियान में रिब मसल है। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ऊपर की जानिब उड़ जाते हैं, यानी कंट्रैक्ट हुए ऊपर की जानिब उड़ गए। एट द सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त डोम शेप डायाफ्राम, डोम शेप यानी गुंबद नुमा। लास्ट टाइम हमने डायग्राम में लंग्स को डिस्कस किया था, उसके नीचे मैंने मेंशन किया था डायाफ्राम होता है। ये जो डायाफ्राम है इसकी असल शक्ल होती है गुंबद नुमा। जब हम सांस इनहेल कर रहे होते हैं तो ये गुंबद नुमा डायाफ्राम जो है इट आल्सो कंट्रैक्ट, ये भी सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ेगा तो इट लोअर डाउन, ये क्या हो जाता है बेटा, लोअर्ड डाउन, ये नीचे की जानिब चला जाता है, नीचे बैठ जाता है। यानी इसकी डोम शेप यानी ऐसे उठा हुआ होता है, जब सांस इनहेल कर रहे होते हैं तो ये लोअर डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, यानी इसकी डोम शेप खत्म हो जाती है। जब ऐसा होता है तो उसके नतीजे में रिब्स का जो प्रेशर था लंग्स के ऊपर और डोम शेप डायफ्राम का जो प्रेशर था वो कम हो जाता है। चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, यानी ऊपर से पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और नीचे से डायफ्राम जो होता है वो नीचे हो जाता है। तो चेस्ट कैविटी का दरमियानी जो एरिया था वो बढ़ जाता है। जैसे ही चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज होता है, यानी द एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस चेस्ट कैविटी के एरिया के बढ़ने के साथ ही जो लंग्स के ऊपर प्रेशर था वो कम हो गया। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हुआ तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाती हैं चेस्ट कैविटी में। वो फैलेंगी तो ऑलरेडी जो लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर था वो कम हो जाएगा, यानी जगह ज्यादा हो जाएगी, हवा का प्रेशर कम होगा। हवा के प्रेशर के कम होते ही जो हम सांस के जरिए से सांस इनहेलेशन के जरिए से जो सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं वो तेजी से लंग्स के अंदर चली जाती है, यानी फेफड़ों के अंदर चली जाती हैं। उनके जाते ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये था इनहेलेशन का प्रोसेस, यानी हमारे सांस लेने के लिए जो फिजिकल तब्दीलियां थी वो ये थी। अब उसके उलट प्रोसेस है, जैसे ही सांस अंदर जाती है तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
उस गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के बाद द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन, हम सांस इनहेल करते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के बाद द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, यानी एक्सहेलेशन में इम्प्योर एयर को एक्सपेल किया जा रहा होता है, जिस्म से बाहर निकाला जा रहा होता है। उसके लिए फिजिकल चेंजेस क्या आती हैं, इसमें रिब्ड मसल कंट्रैक्ट हुए थे तो उसके उलट होगा, यहाँ पे रिब्ड मसल रिलैक्स, ये रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होंगे, गेट इट्स ओरिजिनल शेप, ये दोबारा अपनी वापस शेप में आ जाएंगे, यानी पहले ऊपर उठी हुई थी तो वो लोअर डाउन हो जाएगी। रिब्ड मसल रिलैक्स एंड गेट देयर ओरिजिनल पोजीशन। एट द सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त ये जो डायाफ्राम है ये भी रिलैक्स होगा, जब ये रिलैक्स होगा तो इट गेट्स अगेन इट्स डोम शेप, ये दोबारा अपनी डोम नुमा शक्ल को अचीव कर लेगा। जब ऐसा होगा तो चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाएगा, द एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी रिड्यूस, वहां पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। जैसे चेस्ट कैविटी का एरिया रिड्यूस होगा तो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन लंग्स, ये लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर के डलते ही हमारे अंदर यानी लंग्स के अंदर जो सांस यानी जो गैसें ठहरी हुई होगी, दीज आर एक्सपेल्ड आउट, वो बाहर निकल जाएंगे, तो दैट इज एक्सहेलेशन, ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। अब वो कहते हैं ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो हो गया, यानी ब्रीथिंग तो हो गई। इस ब्रीथिंग में पूरे हम आम सूरत में जब हम नॉर्मली आम सूरत में रेस्ट की हालत में होते हैं या बैठे होते हैं तो उस वक्त हम कैसे कितनी मिकदार या कितने मरतबा सांस इनहेल कर होते हैं या एक्सहेल कर होते हैं, तो मैंने मेंशन किया 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल पर्सन रेस्ट की हालत में 16 से 20 मरतबा सांस लेता भी है, खारिज भी कर रहा होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ब्रीथिंग रेशियो बढ़ती कैसे है और ये कैसे कंट्रोल होती है, तो वो कहते हैं कि जो ब्रीथिंग रेशियो है दैट इज कंट्रोल बाय आवर रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, यानी हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर के जरिए से जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए स्टिमुलस होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उससे ब्रीथिंग रेशियो बढ़ती है या कम हो सकती होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर अगेन इन अ कंटीन्यूअस और हार्ड एक्सरसाइज, जब हम कोई सख्त मुशक्कत वाला काम कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे होते हैं, तो दे आर डूइंग मोर सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर यानी हम दौड़ रहे हो, सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगी मसल्स के अंदर, जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो ये स्टिमुलेट करेगी रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर इससे स्टिमुलेटेड हो जाएगा। जब वो स्टिमुलेटेड होगा तो इट सेंड इंफॉर्मेशन टुवर्ड आवर रिब्स मसल एंड डायफ्राम, ये रिब्स मसल और डायफ्राम को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर मोर ब्रीथिंग, ज्यादा सांस लेने के लिए, तो उससे हमारी जो ब्रीथिंग रेशियो होगी बढ़ जाएगी। इन कंटिन्यूअस वर्क और हार्ड जॉब वी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड 30 to 40 टाइम्स, जब सब काम करते हैं मुशक्कत वाला तो 30 से 40 मरतबा हम सांस इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी कर रहे होते हैं नॉर्मल कंटिन्यूअस वर्क की सूरत में। तो फी अमान नेक्स्ट इसका कंपैरिजन देखेंगे।